दोस्तों, भगवान ने इंसानों को बनाया। इंसान ने बहुत कुछ बना दिया। चर्च गुरुद्वारे बनाए, जात पात बनाए, एक से एक टेक्निकल सिस्टम को बनाया। दोस्तों, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो इसी भेदभाव की दुनिया में जीता रह जाता है। वो तब तक जीता है जब तक कि वो अंतिम सांस तक उसके प्राण ना निकल जाएं। जब तक जीता है तब तक इस दुनिया में ना किसी को जीने देता है और ना खुद ही चैन की सांस जीता है। दोस्तों, भेदभाव समाज में इतनी बड़ी कुरीति हो गई है कि जिस पर सोचने पर लोगों को विचार करना चाहिए। ऐसी ही कहानी कुछ एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आज मैं लेकर आया हूं, जो कि एक दलित समाज का एक लड़का होता है, एक ब्राह्मण समाज के घर पर जा पहुंचता है। वहां पर जाता है और उसके घर से एक गिलास पानी मांगता है। उसकी घर की एक लड़की होती है जो जवान होती है, वो उसे लाकर पानी पीने के लिए दे देती है। दोस्तों, वो लड़का पानी पी ही रहा था तभी उसके परिवार वाले आ जाते हैं और उसे मार मार के अधमरा कर देते हैं। दोस्तों, उसे इस कदर पीटते हैं जैसे कि उसकी जान ही चली गई हो। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान जात पात और भेदभाव के चक्कर में अपनी उन सीमाओं को भूल जाता है और ये नहीं समझता कि मैं कर क्या रहा हूं। दोस्तों, समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो कि ऐसे जात पात भेदभाव के चक्कर में बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं और उसके परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। दोस्तों, इसी कहानी पर आधारित ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इसको सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारे अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों, एक दलित समाज का एक लड़का जिसका नाम सुमित होता है, उसके पिता का नाम सुरेश होता है, जो कि एक ब्राह्मण समाज के बहुत ही रईसदार महल में जाकर काम करता था, जो कि एक राजा की तरह जिसका जीवन चलता था। दोस्तों, उसका नाम भी सत्येंद्र था, जो कि उसके पास 100 एकड़ के आसपास जमीन थी। दोस्तों, सुरेश जो था दलित समाज का एक बहुत ही गरीब इंसान था, जो कि मजदूरी मेहनत करके अपना जीवन यापन करता था। अचानक उसे बीमारी ने सताने लगी। धीरे धीरे उसका जो था शरीर ढलने लगता है, वो बुखार से पीड़ित हो जाता है। दवा कराने के लिए वो जो सुरेश होता है अपने बेटे सुमित को भेजता है कि जाओ पंडित जी के यहाँ से कुछ पैसे ले आओ जिससे कि इलाज किया जा सके। दोस्तों, पंडित जी के घर से लगभग, जो ब्राह्मण समाज का वो इंसान था, उसके घर से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर सुरेश का घर था। उसका लड़का सुमित जो होता है वो साइकिल से वहां पर पहुंचता है पैसे लेने के लिए घर पर, तो कोई नहीं मिलता है। वो जब दरवाजे पे आवाज देता है तो उसकी बेटी निकल कर आती है, जो कि जवान लड़की थी, लगभग 18-19 साल की थी। दोस्तों, उससे कहता है कि क्या घर पर कोई आदमी है, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं सुरेश का बेटा हूं, जो कि आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आपकी मजदूरी करते हैं। वो समझ जाती है पैसे का मामला है तो कहती है कि नहीं, कोई पर घर पर नहीं है और जब शाम को घर पर आएंगे तब आइएगा। उधर सुमित जो होता है वो कहता है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल जाएगा, मैं दूर से प्यासा आया हूं, मिल जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। उसके बाहर ही एक नल लगा था, जो कि लड़की जिसका नाम पूजा होता है वो कह सकती थी कि आप बाहर नल पर पी लीजिए, लेकिन सोचती है कि इतना अच्छा लड़का है, इतना दयालु लड़का है, चलिए इसे फ्रिज का पानी पिला देते हैं जिससे कि इसकी आत्मा को ठंडी हो जाएगी, इसके शरीर में कुछ ठंडी आएगी। वो लाकर एक गिलास पानी उसे दे देती है। वो उसी बरामदे में खड़े होकर पीने लगता है। तभी उसके जो भाई होते हैं, जिसका नाम अमित और सुमित होता है, वो आ जाते हैं। देखते हैं इस लड़के को बरामदे में खड़े होकर पानी, एक दलित समाज के लड़के को, इसे कुछ भी नहीं पूछते हैं और तुरंत ही इसे पीटना चालू कर देते हैं। इतना पीटते हैं कि उसके हाथ पांव टूट जाते हैं, वो अधमरा हो जाता है। किसी प्रकार से जब तक जान पाता वो सुमित कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ जो थे वो टूट चुके थे। दोस्तों, वो समझ जाता है कि मुझे इस बरामदे में आने की वजह से, मैं दलित समाज का लड़का हूं जिसकी वजह से मुझे पीटा जा रहा है, और वहां से भाग खड़ा होता है। उसकी साइकिल भी वहीं खड़ी थी, उसे छोड़कर वो भाग निकलता है किसी प्रकार से।
वो अपने घर पर पहुंचता है। उसके घर पर पहुंचने के बाद वो जब अपने पिता को ये सारी बात बताता है तो उनकी बीमारी जो है ऑटोमेटिक अपने बेटे के इस दुख दर्द को देखकर दूर हो जाती है। अपनी बीमारी को वो भूल जाते हैं कि मुझे कुछ बीमारी हुई थी, मैं बीमार था, मुझे बुखार आ रहा था। दोस्तों, किसी प्रकार से वो रात कटती है। सुबह जो था, उसके पिता जो सुरेश थे वो वहां से घर से चलते हैं और मालिक अपने जो ब्राह्मण समाज के वो आदमी थे उनके घर पर आते हैं। मालिक साहब वहां पर बैठे थे और वहां पर आकर बरामदे के बाहर वो सुरेश खड़ा हो जाता है। कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके पांव डगमगा रहे थे। तभी जो है कि वहां के मालिक उसके बोलते हैं कि क्या बात सुरेश, पैसों की जरूरत है क्या, कुछ दिक्कत तकलीफ है क्या? तो कहते हैं नहीं, पैसे की तो जरूरत थी मुझे, लेकिन मैं इस बात के लिए आया था कि मेरे बेटे ने कल क्या ऐसी गलती कर दी कि जिसे कि उसे अधमरा समझकर यहाँ पर छोड़ा गया। आखिर उसकी गलती क्या थी? मैंने आपके परिवार का 20 साल तक नमक खाया और 20 साल तक आपकी सेवा करता रहा और आप लोगों ने मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुर्म किया। जो मालिक होते हैं, जो सेठ होते हैं वहां के, वो कहते हैं कि देख, तुझे तेरी औकात पता है, तू जहां पर खड़ा है उसके आगे से तुझे पता है कि मेरी यही दहलीज है, इसके आगे मुझे नहीं बढ़ना। और उसे नहीं पता था वो बरामदे में आकर मेरे घर के गिलास में पानी पी रहा था, जिसकी वजह से मेरे लड़कों ने उसे सबक सिखाई और उसे याद दिलाया कि दलित समाज के आदमी को की औकात क्या है और कहां तक आकर उसे किस हद तक रहना है। समझ जाते हैं कि बेटे तो नालायक है ही है और ये मालिक साहब भी इतना नालायक है। सुरेश जो था, जो गरीब असहाय आदमी था, जो कि दलित समाज का था, वो समझ जाता है कि इनसे बात करना ही बेकार है। फिर कहते हैं कि आपके पिताजी जब बीमार पड़े थे, उनके कीड़े पड़ रहे थे, उन्हें छूने वाला नहीं था, तो मैंने लगभग 10 साल तक उन्हीं की सेवा की, उन्हें नहलाया धुलाया और उनको खाना खिलाया और किसी प्रकार से सेवा करता रहा। तो आपके पिताजी कहते रहे कि मेरे 2-3 बेटे हैं जो कि एक भी साथ नहीं देते, अगर तुम ना होते तो मैं तो कभी का सड़ गल गया होता और मेरी क्या दशा होती। सुरेश, तुम तो समझ सकते हो, तुम मेरे बेटे समान हो। तो उस समय मैं दलित नहीं था क्या? उस समय छुआछूत नहीं हो रही थी क्या? जब आपकी मैं पिता का जब सेवा कर रहा था, वहां पर जो ब्राह्मण समाज का मालिक जो था वो इस बात को सुनता है। सेठ इस बात को जवाब से इनकार कर देता है, कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से वो जो सुरेश होता है वो जाने लगता है। फिर उसके साइकिल पर नजर पड़ती है उसके बेटे की, जो सुमित छोड़कर भाग गया था। अपनी साइकिल को उठाता है और वहां से अपने घर पर दबे पांव निकल जाता है। दोस्तों, वहां पर खड़ी पूजा और उसकी माँ, उसके पिताजी जब इस बात पर अपनी विचार कर रहे थे तो वो सुन रही थी। सुनते सुनते फिर वो लोग सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। घर पर पहुंचने के बाद सुरेश की माँ पूछती है, सुमित की माँ पूछती है कि आखिर क्या हुआ? तो सुरेश जो होता है अपनी पत्नी को बनाने से इनकार कर देता है कि वहां पर क्या हुआ। वो कहता है कि मैं बाप हूं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हें जानना ही बेकार है। वहां के लोग, मालिक के घर बेटे तो बेटे, मालिक भी निकम्मा है जो कि मेरे साथ ऐसा सोच सकता है, तो दूसरे लोगों के साथ वो कैसी घिनौनी हरकत करता होगा। दोस्तों, उस दिन से वो उस सेठ, उस ब्राह्मण समाज के उस मालिक सेठ के पास उसके घर पर नौकरी करना बंद कर देता है, आना जाना भी बंद कर देता है। उसकी लड़की जो पूजा होती है दूसरे दिन उसके घर पर पहुंचती है अपनी स्कूटी से और खड़ी होती है। खड़ी होकर जैसे ही आवाज देती है, सुमित की माँ पहुंचती है और माँ जो होती है हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि बेटा, अब तुम क्या मेरे बेटे की जान लेने आई हो? तो कहती नहीं, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। उसकी माँ कहती है कि मत मिलो, नहीं तो तुम्हारे भाई जो अमित और सुमित है इसे मौत के घाट उतार देंगे। अब जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। नहीं मानती है, मजबूरन उसकी माँ को उससे मिलाना पड़ता है। वो देखती है, उसके दुख दर्द को समझती है। फिर वो जो उसका लड़का होता है उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर में ही तुम्हें इतना नुकसान हुआ और तुम्हें मेरे भाइयों ने पीटा। मैं समझ सकती हूँ इस लोक लाज मोह माया और इस जाति धर्म के भेदभाव के नाम से ये लोगों ने गलत किया और तुम्हारे साथ जाति हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत नाम की एक चीज होती है, इंसानियत को समझना चाहिए। मैं ये समझ रही हूँ। इसको भूलने के लिए आपको शिक्षा का ग्रहण करना होगा, जिससे कि एक जातीय भेदभावना दूर हो सके। इन लोगों में कुछ बातें होती हैं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन कर रही थी और ये भी ग्रेजुएशन में ही था, ये पढ़ाई कर रहा था।
इधर उसकी मोटिवेशन से उसे कुछ सीख मिलती है और हर तीसरे चौथे दिन जब भी निकलती थी उस रास्ते से तो सुमित से मिला करती थी, उससे ज्ञान दिया करती थी, अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी, जिससे कि वो मोटिवेट होकर अपनी आगे की लगन पढ़ाई में लीन रहता था। कुछ उसे पैसे का भी हेल्प कर देती थी, जिससे कि उसकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन चुके थे और मन ही मन जो पूजा थी वो सुमित से प्यार भी करने लगी थी। अब धीरे धीरे उसके माता पिता को ये शक होने लगा कि ये धीरे धीरे प्यार कर रही है और इसके माता पिता और इसके भाई जानेंगे तो मेरे बेटे की जान ले लेंगे। अब जब भी वो घर पर आती उसे मना कर देते कि वो घर पर है ही नहीं, वो यहाँ गया है वहाँ गया है, तो उससे मुलाकात होना धीरे धीरे बंद हो जाती है। और इधर पढ़ लिख कर जो सुमित था वो IAS ऑफिसर बन जाता है, जिले का SDM बन जाता है और वो बहुत ही बड़े पदवी पर आ जाता है और धीरे धीरे उम्र उसकी 26 साल हो जाती है। पूजा जो थी अपने घर पर पढ़ाई पूरी करके रहने लगती है। उसके पिता जो होते हैं ये ब्राह्मण समाज की थी, जिससे कि मजबूरन इसे घर पर रहना पड़ता है। ये लोग बहुत ही ऊंचे खानदान के थे। इसके जो बेटे थे जिसका नाम अमित और जो सुमित था, इन दोनों का जो है विवाह कर दिया जाता है। ये अपनी अपनी पत्नी लेकर अलग रहने लगे, अपने पिता को डांटते फटकारते और उनसे जो है पैसे ऐंठते और बैठकर अय्याशी करते और जीते थे। इनके पिता जो थे, जो पूजा के पिता थे, इन्हें लकवा मार जाता है, इन्हें पैरालाइज हो जाता है, जिससे कि एक बेड पर पड़कर इनकी जो है कि उसी पर खाना पीना होता और प्राण किसी तरीके से चल रहे थे। पूजा उनकी सेवा करती थी, उनकी देखभाल करती थी और धीरे धीरे करके एक एक एकड़ जमीन करके बेच बेच के ये लोग खाते रहते थे। इनके भाइयों को ये नहीं पता था कि पूजा की उम्र धीरे धीरे 30 साल हो गई है, इसका विवाह होगा या नहीं होगा। 50 तरीके से ताना मारते और अय्याशी की जिंदगी जीते। और उधर जो सुमित था वो पढ़ लिख कर एक जो है कि जिले का SDM बन चुका था और अपना जीवन अच्छे से चला रहा था। तभी अपने पिता की दवाई लेने के लिए पास के ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहां पर अचानक ही सुमित की नज़र इसके ऊपर पड़ती है। अचौक निरीक्षण के लिए उस हॉस्पिटल में जो है कि सुमित पहुंचा हुआ था। देखता और तुरंत आता है पूजा से उसकी हालचाल पूछता है कि अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। बताती है कि बाबूजी को पैरालाइज हो गया है और मैं उनकी दवाइयों के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो फिर वो कहता है कि और सब कुछ ठीक ठाक है। तो कहती है कि अपना बताओ, हमारा तो हाल ही ना पूछो। कहता है कि मैं तो दलित समाज का लड़का हूँ, मेरी क्या हालचाल पूछ रही हो। तो पूजा कहती है कि मेरे सामने दलित और ब्राह्मण की बात मत करो, मैं शिक्षा में बिलीव रखती हूँ, मैं एक इंसान में बिलीव रखती हूँ, मेरे भाइयों जैसा मैं नहीं हूँ। दोस्तों उसके आंखें नम हो गई थी जरूर कहीं ना कहीं। और फिर वो जो है कि बताता है कि मैं जिले का SDM बन चुका हूं और इस समय यहाँ पर 2 साल से मैं ड्यूटी कर रहा हूं। सुनती है पूजा, उसके आंखों में खुशी के आंसू थे और कहती है बधाई हो। तो फिर वो जो सुमित होता है वो कहता है कि तुम्हारी ही वजह से तो हुआ हूँ, तुमने ही मुझे मोटिवेशन दिया, तुमने ही मुझे प्रेरणा दिया कि किस प्रकार से लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी ही वजह से मैं आज SDM बनकर अपने पैरों पे खड़ा हूँ और आज अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रहा हूँ। बधाई देकर चली जाती है, दोनों का नंबर शेयर हो जाता है, फिर से दोनों की मुलाकातें होने लगती हैं, दोनों आपस में फिर से बातें होने लगती हैं। एक दिन अचानक ही पूजा मिलती है सुमित से और उसे जो है कि मन ही मन मुस्कुराने लगती है। इधर सुमित भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहता है कि देखो पूजा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन पूरा बिताने के लिए तैयार हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। पूजा कहती है मैं तो, मेरा चले तो मैं तुम्हारे साथ सातों जन्म बिताने के लिए तैयार हूं, मैं ब्राह्मण और दलित नहीं जानती, मैं भी तुमसे बेतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं उसी दिन से मोहब्बत करती हूँ जिस दिन से तुम हमारे घर पर आए और तुम्हारे साथ ऐसी हैवानियत हुई। ये सुनता है सुमित, उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं और पूजा और सुमित दोनों गले से लग जाते हैं और फूट फूट के रोने लगते हैं। दोनों मन बना लेते हैं कि अब हम लोग दोनों लोग विवाह करें, अपने जीवन में हंसी खुशी रहेंगे। वो सारी बातें आकर अपनी माँ से बताती है, माँ भी तैयार हो जाती है उसको उसके साथ विवाह करने के लिए। उसके भाई जो होते हैं वो इस बात से मना कर देते हैं, 50 तरीके से ताना मारते हैं कि ऐसी नीच बिरादरी से शादी करने से तो बेहतर है तू जहर खा के मर जा, तू फांसी लगा ले। और अजीबो गरीब उससे तानाएं मारते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, तू बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगी, हम लोग कैसे जिएंगे। उसकी माँ कहती है 30 साल की हो चुकी है, अभी तक वो कुंवारी पड़ी है तो नाक नहीं कट रही है, और ये अगर उससे विवाह कर लेगी तो तेरी नाक कट जाएगी।
तुम लोगों का मैंने विवाह कर दिया और तू लोग इसके विवाह के बारे में भी नहीं सोच रहा है, तो नाक तेरी नहीं कट रही है। बहुत सारी बातें होती हैं जो कि पूजा सहन नहीं कर पाती है और धीरे धीरे शाम होती है और रात को एक पॉइजन खा लेती है। जहर खाने के बाद थोड़ा समय बीतता है जब उसकी माँ जान पाती है कि मेरी बेटी जो है वो जहर का सेवन कर चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर किसी तरीके से पहुंचती है, उसके बेटे जाने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जा ना पाए, यही दम घुट जाए, मर जाए। ऐसे दलित समाज के लड़के से शादी करने से बेहतर है कि यहीं पर मर जाए, हमारी बेइज्जती इतनी बड़ी होगी। जाते जाते माँ किसी प्रकार से उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर जो है हाथ खड़े कर देते हैं और उसको मृत घोषित कर देते हैं। पूजा के शरीर से प्राण निकल चुके थे, वो मर चुकी थी बिल्कुल। किसके लिए? अपने भाइयों के उस ताना के लिए, उस दलित समाज और जो है कि ब्राह्मण समाज की वजह से, एक जाति पात के नाम की वजह से। तभी पता चलता है सुमित को, वहां पर फौरन आता है, बहुत कोशिश करता है पूजा को बचाने के लिए, लेकिन उसके शरीर में तो प्राण ही नहीं थे। सुमित करे भी तो क्या, फूट फूट के रोने लगता है, उसके आंखों से आंसुओं के धार निकलने लगता है। जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच का ये मामला नहीं होता तो आज पूजा और सुमित दोनों अपने जीवन में हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे होते। दोनों अपना परिवार बसाकर अपने जीवन में खुश रहते। केवल ऊंच और नीच भेदभाव की वजह से आज पूजा की जान जो है गंवानी पड़ी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा कि क्या समाज में ऐसे भी आज भी लोग हैं जो कि ऐसे जो है कि कारनामे को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए या नहीं। दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।